तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 गणित का जो फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आज जो है हम लोग केवल संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर संख्याओं के बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं सभी संख्याओं को एक एक करके। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने दो प्रकार की संख्याएं लिखी हुई हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो ये काल्पनिक संख्याएं आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए। देखो, काल्पनिक संख्या क्या होती है कि अगर रूट के अंदर माइनस लगा मिल जाए तो वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इसी चीज़ से आप पहचान लोगे। या फिर आपको इनके बगल में अगर मान लो माइनस ना लगाओ तो फिर आपको जो है रूट के बगल में आई लिखा मिल जाएगा। आई को आयोटा बोलते हैं। तो इस तरह से अगर आपको संख्याएं मिलती हैं तो वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। देखो, वास्तविक संख्याएं आपके सिलेबस में है और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कई सारी संख्याएं आती हैं, यानी इनके प्रकार होते हैं सब। तो इन सभी संख्याओं के बारे में आज हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, इनके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, तो आप जा करके वहाँ से देख लेंगे। आज जो है हम लोग केवल ये 5 प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। तो पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये क्या होती हैं कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं की गणना करने में करते हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं और इनकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे किसी भी चीज़ को गिनने के लिए कहा जाता है तो आप हमेशा 1 से ही स्टार्ट करते हो। क्या कभी आपने जीरो से शुरू किया है कि 0, 1 ऐसे शुरू नहीं किया होगा? आपने हमेशा 1 से ही शुरुआत की होगी। तो वे संख्याएँ जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हो प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती हैं और इनकी शुरुआत 1 से होती है और डॉट डॉट अनंत तक जाती हैं। फिर इसके बाद है पूर्ण संख्याएँ। देखो, पूर्ण संख्याएँ बहुत सरल है, इनको इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो ये जो प्राकृतिक संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, इनमें अगर जीरो को मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिलाने पर हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं और इनकी शुरुआत जीरो से होती है। जीरो, एक, दो, फिर ऐसे लिखते चले जाएंगे अब अनंत तक। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक पॉइंट है जिसको आपको समझना है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। अब इस पॉइंट का मतलब क्या आप समझ लीजिए। यहाँ पर पॉइंट में कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से हो रही है और ये प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ रही हैं। लेकिन उसी में आगे कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। अब ये सब जो है पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं इसलिए नहीं होगी क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो आता है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं आता है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी। हाँ, कुछ होंगी लेकिन सभी नहीं होंगी। अगर क्वेश्चन में कहता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होंगी तो ये असत्य है। लेकिन अगर कहे कि क्या कुछ पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो हाँ, कुछ होती हैं लेकिन सभी नहीं होती हैं। तो अगली संख्या है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को एवं प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक रूप को मिलाने पर पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो चलिए समझ लेते हैं इनको भी। अब इनको लिखेंगे कैसे? देखो, प्राकृतिक संख्याओं में क्या कह रहा है कि शून्य को, तो पहले प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, फिर डॉट 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 लगा देंगे। फिर इसमें कह रहा है शून्य को मिला लो, शून्य को मिला दिया। फिर कह रहा है इनके ऋणात्मक रूप को भी मिला दो। चलिए इनके ऋणात्मक रूप मिला देते हैं। तो -1, -2, -3, -4 डॉट 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 लगा देंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं में क्या किया मैंने, जीरो को मिला दिया, फिर इनके ऋणात्मक रूप को मिला दिया, तो हमें क्या मिल गई, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। कौन सी संख्याएं ऐसी होती जो पूर्णांक संख्याएं नहीं होती? जैसे रूट 2 है, रूट 3 है, ये पूर्णांक संख्याएं नहीं होती। यानी कि रूट के अंदर ऐसी संख्याएं मिल जाए आपको जो रूट के बाहर ना निकले, तो वो सभी पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि इनके मान फिक्स नहीं होते। दशमलव के बाद डॉट 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 पता नहीं कहाँ तक जाते हैं, हमें इनका कोई भी फिक्स मान नहीं पता होता है। इनका 2-4 अंकों तक ले लिया जाता है दशमलव के, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। बाकी इनका जो है फिक्स मान हमें नहीं पता होता है। तो अगली संख्या है परमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। तो परमेय संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे परमेय संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो p/q यानी p और q में दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन p का मान
जीरो हो सकता है। तो अगर ये सारी कंडीशंस मिल जाएँ तो वो संख्या परमेय संख्या होगी, नहीं तो परमेय संख्या नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/4 लिखा हुआ है, 3 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है। तो इसलिए ये संख्या क्या होगी, ये परमेय संख्या होगी। 5/6 भी परमेय संख्या है, 8/9 भी परमेय संख्या है, -4/3 भी परमेय संख्या है, -2/3 भी परमेय संख्या है, 0 भी परमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं और p/q के रूप में बन रही है। और मैंने क्या कहा है कि p का मान 0 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0/1 परमेय संख्या है, लेकिन 1/0 परमेय संख्या नहीं होगी। 1/0 जो है वो परमेय संख्या नहीं होगी। तो परमेय संख्या आपकी समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर तो पॉइंट मैंने लिख दिए कि 0 एक परमेय संख्या होती है और परमेय संख्या धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। चलिए अगली संख्या समझ लेते हैं। अगली संख्या है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अब p/q का रूप क्या होता है, चलिए यहाँ समझ लेते हैं। देखो अगर 2/3 लिखा है तो 2 और 3 दोनों पूर्णांक है, तो इसलिए इसे हम p/q का रूप कहेंगे। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक पूर्णांक ना हो तब उसे हम p/q का रूप नहीं कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा √2/3 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर दोनों में से 3 तो पूर्णांक है, लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसे p/q का रूप नहीं कहेंगे। अगर ये p/q का रूप नहीं है तो फिर ये परमेय संख्या नहीं होगी। अगर ये परमेय संख्या नहीं है तो फिर ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आपको 3/√5 भी मिल सकते हैं, 6 मिल जाए, √7 मिल जाए, तो ये सब क्या होती है, ये सब अपरिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। अब देखो पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। अब पाई अपरिमेय संख्या क्यों होती है, क्योंकि पाई का मान आप देखते होंगे कि 3.14 तक लिखते होंगे, लेकिन ये पाई की जो है फिक्स वैल्यू नहीं होती। पाई का मान देख सकते हैं आप, डॉट 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 फिक्स नहीं हमें पता होता है इसका मान, तो इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। और यहाँ पर जो है आप अपरिमेय संख्या की एक परिभाषा और देख सकते हैं कि उन सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल जो किसी संख्या के पूर्ण वर्ग ना हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जैसे के उदाहरण लिखे हुए हैं, तो सभी संख्याओं के प्रकार आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे और उसमें सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो अगर आप जो है पूरा सोल्यूशन चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना।